हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जितने भी जैक बोर्ड के 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स क्रैश कोर्स के साथ ही पिछले 3 से 4 वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी के सॉल्यूशन करवा देते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं उनको भी करवा देते हैं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखनी है। साथ में एक और चैनल है नव आभा, उसको भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेनी है। पिछले साल यार बात मानो बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर कोर्स किए थे, क्रैश कोर्स मैथ्स के, उसका भी लिंक आपको यहाँ के इस वीडियो के नीचे लिंक में दिख जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस सभी वीडियोस को देख ले। क्लास 10th का प्लेलिस्ट जैसा कि नीचे दिख रहा है, उस प्लेलिस्ट में आपको जाकर उस वीडियो को आपको देख लेना, वहाँ के सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट के। उसके साथ ही मैथ्स के लेक्चर जो है क्रैश कोर्स लेक्चर्स, वहाँ पे मैं जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं बस उन्हीं को बताया है, तो उनको आप करके जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और अंतिम समय में उसी को करके जाओ। जिन जिन बच्चों ने इस साल उनको किए उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, सभी के सभी लगभग 80 से ज्यादा नंबर लेकर आए मैथ्स में, और सो भी बहुत ही कम समय में लगभग 1 महीने में ही तैयारी कर ली। तो इसलिए मैं मैथ्स के लेक्चर जो दिए हुए हैं क्रैश कोर्स के वो देख लें आप, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। साथ ही आई बटन जो ऊपर दिख रहा है आई बटन, उस आई बटन में भी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो जितने भी वीडियोस हैं आपको समय पर मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते हैं जिसके कारण उनको समय पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। और जैसे ही आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पत्र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 12th का भी डाला जाता है और दूसरे पेपर भी डाले जाते हैं दूसरे जगहों के, लेकिन जैसे ही आपके जैक बोर्ड के मिलेंगे तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा और उसके वीडियो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम 2020 का जो पेपर आया हुआ है उसका उत्तर व्याख्यान करते हैं और पूरे अच्छे से उसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको एक डायरी निकाल के उसको नोट करते जानिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। – 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन करने से पहले चलिए हम थोड़ा सा आपका जो देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उसी के आधार पर आपको उस चैप्टर को उतना ध्यान देना है और उतना उस पर मेहनत करनी है। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर जो प्रकाश है, परावर्तन एवं अपवर्तन, वो 7 नंबर का वेटेज है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जो VSF दिख रहा है आपको वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब कि वो 1 नंबर का प्रश्न में आता है आपको, जो दिख रहा है VSA। और ऐसे जो दिख रहा है आपको वो शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब कि वो 1 नंबर में आता है, हाँ ठीक है, और 2 नंबर में आता है सॉरी। और जो ऐसे 2 टाइप है वो 3 नंबर का आता है। और लॉन्ग आंसर टाइप ये देखिए यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है लेकिन ये 5 नंबर का आता है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रश्न आपका आता है। 4 टाइप का आता है। तो प्रकाश एवं परावर्तन से 7 नंबर का आता है, 2 VSA से, 2 ऐसे से, एक ऐसे और ऐसे 2 से। उसी तरह से आप सबका देख लें, मानव नेत्र से 5 नंबर का आता है, 1 VSA से, 2 ऐसे से आता है और 5 नंबर का कुल वेटेज है। तो विद्युत देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 नंबर का वेटेज है। एक लॉन्ग आंसर भी इससे आता है, तो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न से आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विद्युत से देखिए 4 नंबर का आता है, चुंबकीय प्रभाव से। रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण से 6 नंबर का आता है। अम्ल, क्षारक एवं लवण से 4 नंबर का आता है। तो इस तरह से आप देख लें। धातु अधातु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का इससे आता है। तो जैसा जैसा चैप्टर आपको दिख रहा है बस उसी की तरह से आपको तैयारी करते जानी है। तो चलिए हम और भी आपको दिखाते हैं पेज। यहाँ देख पा रहे होंगे कार्बन के यौगिक से 4 नंबर है, तत्वों का आवर्ती वक्र से 3 नंबर का है। तो आपको इसी के आधार पर ध्यान देनी है, जिन जिन चैप्टरों का वेटेज ज़्यादा है उस पर विशेष ध्यान देनी है आपको। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बाकी के चैप्टर का जैव प्रक्रम 9 नंबर का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैव प्रक्रम ये बायोलॉजी का चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय से भी 7 नंबर का है, और उसी के आधार पर फिर 3, 4 इस तरह से 3, 2, 2 नंबर के हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना लें और देख लें कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और हो सके तो इन सभी जो अभी वीडियो में दिख रहा है इन सभी पेज का एक स्क्रीनशॉट लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेके रखें कि किन किन चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको उससे पता चल जाएगा। तो चलिए हम और चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट बना लिया है कि किस तरह के प्रश्न आपके VSA के कहाँ से आते हैं, ऐसे के कहाँ से आते हैं, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप 2 के कहाँ से आते हैं, लॉन्ग आंसर के कहाँ से आते हैं। तो वहाँ पे भी लिस्टिंग है, तो आप इसे देख लें एक बार अपने और से
ये देख पा रहे होंगे कि बीएसए का जो प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप किन किन चैप्टरों से ज़्यादा आता है, ये सभी चैप्टर से आते हैं। और बीएसए फिर इनसे भी आते हैं 5 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप, इनसे आते हैं, इन चैप्टरों से शॉर्ट आंसर टाइप पेपर आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से आते हैं और 6 आते हैं, सबसे एक आते हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट बना के इन सभी का आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके आप इनका रख सकते हैं। तो चलिए एक और पेज में देख लेते हैं। ये लास्ट पेज है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप कहाँ कहाँ से आते हैं, और आप यहाँ से ये भी देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप कहाँ से आते हैं। ये देखिए 2 प्रश्न 1 प्रश्न, ये दोनों से आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। और बाकी सभी चैप्टर का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो इनकी आप लिस्टिंग कर लें और इसी के आधार पर मेहनत करेंगे। और हाँ यार, ये एकदम एकदम सही भी नहीं है कि एकदम इसी तरह से आता है, इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे इधर उधर किसी चैप्टर से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये लगभग 3 से 4 सालों का औसत है। तो लगभग आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकेंगे। तो चलिए अब हम 2020 का पेपर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2020 के पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, और मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। डेयरी निकाल लीजिएगा और अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो साइंस का पेपर है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके भौतिकी एवं रसायन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से प्रश्न है, और ग्रुप बी में आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आपको एक काम करनी है, आपको कॉपी निकाल लेनी है या डायरी निकाल लेनी है, और जो भी आंसर मैं यहाँ पे कराऊंगा, जो आंसर आपको पसंद आएगा उसे आपको नोट डाउन करना है और उसे नोट करते जाना है। और कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, और वो मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कमेंट करनी है इसके नीचे जाके, और आपको अपने डायरी में उसका नोट्स भी बना लेना है। तो पूरे प्रश्न पत्र का पिछले 3 से 4 सालों का मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, तो सभी का आपको सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मुकाम देगा आपके लिए, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा में आप देख पा रहे होंगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र इस प्रकार से गोल रहता है और उसमें उत्तल लेंस रहता है। चौथा प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। ठीक है। फिफ्थ में आपका जो प्रश्न है वो पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। मैं आगे की स्लाइड्स में इसका सभी का सॉल्यूशन दिखाऊंगा और सबका लिस्ट सारणी दिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हर साल पूछे जाते हैं। तो वो सारणी आपको याद रखनी है। और चुंबक का आपका दृश्य भी आ सकता है बनाने के लिए फोटो 2 नंबर में। 1 नंबर में यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है किस ध्रुव से प्रकट होती है। किसी किसी साल आपको वहाँ पे उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको खींचने के लिए आ सकती है। तो वो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको आगे सारणी में दिखाने जा रहा हूँ। उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे फिर इंग्लिश में किया हुआ है। तो आपको जो प्रश्न का हिंदी में अगर नहीं समझ में आएगा कुछ कुछ टर्म, तो आप इंग्लिश से भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेम द मिरर दैट कैन गिव ऑलवेज ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड में, व्हाट टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म बाई ए कॉन्केव लेंस, विच टाइप ऑफ लेंस इज इन ह्यूमन आई, राइट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। फिफ्थ में था फ्रॉम विच पोल ऑफ मैग्नेट डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम आउट। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपसे एक एक लाइन में या फिर एक वर्ड में देना था। अगले आपको देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सारणी आपको दिखा दी है। इस सारणी को आप देख सकते हैं, किसी अवतल लेंस द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के बने हुए प्रतिबिंब यहाँ पे हैं। इनसे रिलेटेड आपको हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आपको इनको देख लेना है एक बार, और आपको आरेख खींचना आना चाहिए। ठीक है। आपको विभिन्न प्रतिबिंब की स्थितियों के लिए बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति जानना जरूरी है, और उसकी प्रकृति क्या होता है वो आपको निकालने आना चाहिए। इसके लिए जो किरण आरेख खींचा जाता है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर इसे किरण आरेख खींचना सिखा दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं अपेक्षित साइज द्वारा, यहाँ पे जो सारणी है उसे याद रखना। आप देख पा रहे होंगे उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, देख पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका साइज, वो यहाँ पे दिया हुआ है।
इस पेज में आप देख पा रहे होंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज एवं अपेक्षित साइज यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये देखिए, ये जो आपका जो चुंबक का मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र, वो देखिए अब उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे निकलती हैं सभी उत्तर ध्रुव से और जाके सभी दक्षिणी ध्रुव में आ जाती हैं। तो ये आपको खींचना आना चाहिए, हो सकता है 2 नंबर में किसी किसी साल ये आ जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपको जो पहला प्रश्न था वो था रासायनिक अभिक्रिया जो Fe+Cu प्लस और जो आपका जो अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनता है वो FeSO4+Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया थी? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको याद रखनी है। दूसरा में पूछा हुआ है कि टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत टार्ट्रिक अम्ल का हमेशा से खट्टे फल होते हैं, तो अंगूर या इमली इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। एक अधातु का उदाहरण दे, तीसरा में पूछा हुआ है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन, जो कि हमेशा द्रव अवस्था में रहती है। फोर्थ नंबर में पूछा है CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो ये अल्केन है। आपको पता होगा कि अल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है, तो ये अल्कीन है, एल्कीन। इसका आंसर एल्कीन होगा, CnH2n। और फिर जो एल्काइन होता है वो CnH2n-2 होता है, तो इसका आंसर होगा एल्कीन। फिफ्थ नंबर आप देख पा रहे होंगे, पूछा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहता है? देखिए, जैसे उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, मतलब कि सीधे जो खड़े रहते हैं वर्टिकल, उनके स्तंभों को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर आपका समूह होगा। और इससे रिलेटेड मैं फोटो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश में उन्हीं प्रश्नों का फिर से पूछा हुआ है। तो जैसे कि जो टर्म अभी उदग्र अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फिफ्थ में आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल के द्वारा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो प्रश्न क्या था। तो इस तरह से इंग्लिश से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आवर्त सारणी जो आपको बना हुआ रहता है, उसमें जो ऊर्ध्वाधर जितने खड़े रहते हैं उसको हम लोग समूह कहते हैं, और समूह की संख्या 18 है, ये पूछी जा सकती है। और आवर्त में जो रहते हैं, हॉरिजॉन्टल में आपके जो रहते हैं, वो उनकी संख्या 7 है, ये आपको याद रखनी। जो ऐसे करके है वो 7 है, तो वो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको आवर्त कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको देखिए पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा गया है। तो इसका मैं एक रफ स्केच में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और यहाँ पे अगर इसका फोकस यहाँ पे है, तो यहाँ पे बात मानी बीम की स्थिति है, ये जो आपको दिख रहा है। तो ये बीम की स्थिति से आपका जो, मैं थोड़ा सा लेंस को और ऊंचा कर दिया, तो यहाँ से देखिए जो सीधा लाइट, जो सीधा आएगा किरण, जो हमें अनंत से आएगा, वो जाके इनके फोकस से क्रॉस करेगा, और जो इसके ऑप्टिकल लेंस से पास होगा वो सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो रेखाएं निकलेगी वो आपस में कभी यहाँ पे जाके मिलने जा रही है नहीं, वो आगे जाके नहीं मिल रही है। तो इनको मैं पीछे आगे बढ़ाता हूँ, तो देखते हैं कि ये इधर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसका हम रफ स्केच का मैं एक अच्छा फोटो दिखा देता हूँ, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से खींचा हुआ होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो उत्तल लेंस के आगे जो आपका जो एक्स और वाई किरण गया है, यहाँ से अपवर्तन के बाद वो कहीं पे भी जाके आगे मिलेंगी नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किरण आपके कहीं पे भी नहीं मिलने वाली हैं, ये दोनों। तो इनको आगे जब पीछे बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा और बड़ा आवर्तित यहाँ पे बन रहा है। तो ये किरण आरेख आपको खींचना आना चाहिए। इनसे 5 या 6 प्रश्न आपके, 5 या 6 नंबर के प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो अगर नहीं खींचना आता तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको। चलिए हम आगे पेज में चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिसमीकरणों को संतुलित करना है। ये हर साल प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ H2O2। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि H2+O2 है, और जो उत्पाद बनता है वो है H2O। तो यहाँ उत्पाद में O विषम संख्या में है, तो इसको पहले हम सम कर लेते हैं। तो इसको सम करने के लिए हम 2 से गुना कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड 2H2O बन गया। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में O2 तो 2 है ही, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 2 हो गए O। तो यहाँ पे H लेकिन 4 हो गए, H यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, तो हम यहाँ पे H2 के आगे 2 लगा देंगे, तो यह समीकरण मेरा बैलेंस हो गया। आप देख पा रहे होंगे H के 4 अणु हैं, O 2 अणु हैं, और उत्पाद में भी उतने ही अणु हैं, तो ये बैलेंस हो गया। और दूसरा प्रश्न जो कि लंबा है और थोड़ा अच्छा प्रश्न है, वो आप देख पा रहे होंगे MnO2+HCl, वो आपको पूछा हुआ है MnO2+HCl, और जो आपको उत्पाद में बनते हैं वो MnCl2 बनते हैं, Cl2 बनते हैं, और H2O बनता है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उत्पाद में H2O यहाँ पे फिर से O जो है वो आपका विषम में है, तो इसको हम सम करने के लिए पहले 2 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। यहाँ पे H के 4 अणु हो गए, जबकि HCl में H के सिर्फ 1 अणु है, तो यहाँ पे हम HCl में जाके 4 से गुना कर देंगे, H के आगे जाके। तो H के आगे हम 4 से गुना कर देते हैं। तो अब हम पहले सभी के अणु देख लेते हैं, सभी अलग अलग से। तो Mn का आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 है। और ऑक्सीजन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 2 ही हैं H2O वाला टर्म में। तो फिर हम H का देख सकते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे भी H2O वाला में ही सिर्फ H है, और यहाँ पे 2 दूना 4 यहाँ पे है। और Cl आपका 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी Cl2 दो दो जगह हैं, तो यहाँ पे 4 हो गए, तो ये यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देना था। मायोपिया किसे कहते हैं और कैसे इसे करेक्टेड किया जा सकता है, और 40 प्रश्नों में 40 शब्दों में इसको उत्तर देना था। तो आप देख पा रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की वस्तुओं को वो देख नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की रखी वस्तुओं को वो देख नहीं पाता है। और इसे ठीक कर सकते हैं हम अवतल दर्पण की अवतल लेंस के मदद से। अवतल लेंस को लगाकर हम इसको सही जगह जहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा था वहाँ पे हम कर सकते हैं। और इसके कारण भी पूछे जा सकते हैं निकट दृष्टि दोष होने के, तो यहाँ पे कारण भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, तो इन सभी को आप पढ़ लें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इनके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन सा लेंस लगता है और यहाँ पे इस दोष के कारण कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे खुले रखा जाए तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करता है और तुरंत आग पकड़कर जलना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम इस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, ये भी बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु हैं। तो चलिए हम अगले इसका जो एक्सप्लेन तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ है खतरे का निशान लाल क्यों होता है और वाई द डेंजर सिग्नल आर रेड, आंसर इन मैक्सिमम 40 वर्ड्स। तो ये भी दो नंबर का आपको प्रश्न था। चलिए इसका उत्तर पार्ट में हम देख सकते हैं। इसका उत्तर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि खतरे का निशान संकेत के निशान को हमेशा लाल रंगों का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रकीर्णन जो होती है लाल रंग का वो सबसे कम होती है। अच्छा दोस्तों, अच्छा मित्रों, आपको एक चीज़ ये याद रखनी है बच्चों की, जो भी प्रकाश का आपका जो किरण है, विभिन्न विभिन्न रंगों का जो किरण है वो किनका प्रकीर्णन सबसे कम है, किनका सबसे अधिक होता है, वो आपको याद रखनी है। और वो बेजानी हप्पी नाला के द्वारा होता है। बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, और साथ में आवृत्ति जो होती है उसकी सबसे अधिक होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसकी तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, या वातावरण में सबसे कम फैलता है, या अत्यधिक दूरी तक भी दिखाई देता है, और इसलिए अधिक दूरी तक दिखाई देने के कारण इनको लाल रंग का बनाया जाता है। इसका अगला एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे, बताया गया है लाल रंग में किसी भी अन्य रंग की तुलना में अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, देख पा रहे होंगे। और लाल बत्ती के लिए प्रकाश का परिक्रमण सबसे कम होता है, इसलिए अधिक दूरी की यात्रा ये कर सकते हैं। ठीक है, यह सभी अलग अलग रंगों के साथ रोशनी के साथ प्रभाव को बिखेरने के बारे में है। और आपको मैं बता दूं कि बादल, धूप, प्रकीर्णन, इन सभी चीज़ों में वे अच्छे से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आप इन्हें आप लिख सकते हैं, नोट कर लें। प्रकाश का परिक्रमण प्रकाश के वेवलेंथ की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती। अगले प्रश्न 8वें में आपको पूछा हुआ था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां एवं 2 विसंगतियां लिखिए, उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की जो आपके यहाँ पे उपलब्धियों के बारे में जो सारणी थी और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए इसके साथ। पूरे जितने भी लिखी हुई हैं इनकी उपलब्धियां, उनमें से किन्हीं 2 उपलब्धियों को लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने स्टैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एका बोरॉन, एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे, ऐसी चीज़ों को उन्होंने पता लगाया था।
उनकी परिशुद्धता का उपयोगिता का ठोस प्रमाण पत्र मिल गया था। उनकी असाधारण सफलता को उस समय के रसायनों रासायनिक को न केवल स्वीकार किया परंतु उनकी सिद्धांत को उदाहरणों से जग माना। उस समय उनके जो जितने भी ये सभी चीजें जो किए थे, उन्होंने जैसी सारणी बनाई थी उस समय उसे मान लिया गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया था। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी कई संदर्भ मूलक उन्होंने किया था। तो इन सभी चीजों को आप डाल सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अपनी मेंडलिफ ने अपने अवसर में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलिफ ने, ये भी उनकी उपलब्धियां थी कि कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान किया था जो उसमें ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण भी उन्होंने किया था। तो इस तरह से आप इन्हें इनकी उपलब्धियों में किन्हीं दो उपलब्धियों को यहाँ से लिख सकते हैं। और उनकी जो आवर्त सारणी की जो विसंगतियां थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। धातु में धातुओं के असंयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दे पाए थे वो, ठीक है। तो ये इनका पहला मतलब कि यहाँ पे कमी था। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से द्रव्यमान बढ़ता जाता है परमाणु का, उस रूप से बढ़ते क्रम में वे उन्हें नहीं सजा पाए थे, वे उसे नहीं कर पाए थे। तो ये भी उनकी एक दोष में आप कह सकते हैं। और उस समय समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। उसके हिसाब से पेंडुलिप की मतलब कि जो आवर्त सारणी थी वो तैयार नहीं हो पाई थी। तो ये सभी चीजों को आप लिख सकते हैं। समस्थानिकों के लिए जगह वो नहीं दे पाए थे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न में देख पा रहे हैं आपको पूछा हुआ है 9th नंबर प्रश्न में आपको पूछा हुआ 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका अक्ष होता है और उसके साथ जब दर्पण होते हैं तो जो जिस तरफ से आपतित किरण होती है उसकी दिशा में पॉजिटिव दिशा लिया जाता है राइट साइड की ओर, और दर्पण के लेफ्ट साइड माइनस लिया जाता है, ऊपर प्लस लिया जाता है बीम की ऊंचाई, और नीचे जो अक्ष के नीचे की ऊंचाई लंबाई को माइनस में लिया जाता है। यहाँ पे दर्पण सूत्र का पहले उपयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने दर्पण सूत्र लिख दिया है। दर्पण सूत्र का इसका यूज करना पड़ेगा। तो दर्पण सूत्र का इसका यूज करने के बाद हम देख पाते हैं आवर्धन का भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है वन। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। आवर्धन जो होता है m से जिसे डिनोट करते हैं इक्वल टू h डैश, जहाँ पे h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h जो है वो है बिंब की ऊंचाई, और इसे रिलेट करेंगे इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की दूरी v/u, बिंब की दूरी। तो यहाँ पे प्रश्न से मैंने लिख लिया है यू, एच और आर। आर आपकी वक्रता त्रिज्या है, यू आपकी बीम की दूरी है। तो ये सभी मैंने लिख दिया है। चूंकि यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि जो मेरी बीम की स्थिति है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव होती है, इसलिए यू मैंने यहाँ पे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर आप ये सभी न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं और जो कि हर साल पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपका गारंटीड है यहाँ पे एग्जाम पे। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कमेंट में कमेंट करें तो मैं इस पर भी रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा कैसे इन पर सभी न्यूमेरिकलों को बनाना है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है तो उसका फोकस उसका हाफ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फोकस को यहाँ पे मैंने निकाल लिया। इसका फोकस भी जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव में होगा। दर्पण सूत्र का मैंने उपयोग किया है। दर्पण सूत्र का उपयोग करने के बाद मैंने सभी वैल्यूज को उसका दे दिया है, उसको वैल्यू को बैठा दिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो v का वैल्यू आया है वो -45 सेंटीमीटर यहाँ पे आया है। कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई होंगी तो एक बार आप मिला लें अपने एंड से, एक बार इसे बना लें। लेकिन जो फॉर्मूलेज हैं, जो तरीका है, मैंने यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे जबकि v माइनस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, क्योंकि ये आपका दर्पण के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, इस साइड में, तो इसलिए ये वास्तविक हो गया। अब यहाँ पे मैंने m निकाल लिया है आवर्धन। तो यहाँ पे आवर्धन से आप मैंने जो फॉर्मूले पर इसका वैल्यू पुट किया तो ये जितनी वैल्यू आई है वो बीम की ऊंचाई से ज्यादा है। तो बीम की ऊंचाई से ज्यादा है और साथ में नेगेटिव है, मतलब कि बीम आपका ऐसा बनेगा जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये बीम है, प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो उल्टे के साइड है और ऊंचाई ज्यादा है, तो ये आवर्धित बनेगा और साथ में उल्टा बनेगा। ये बीम था जो मैंने यहाँ छोटा सा दिखाया हुआ है, और ये प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ये बनेगा आपका। तो इसे आप देख ले, नोट कर ले और इसे बना ले। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो फिगर में आपको दिखाया गया है वो CO की अभिक्रिया को दर्शाया गया। तो 1 और 2 में क्या नाम होगा, और इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखना है।
अभिक्रिया में के लिए संतुलित समीकरण भी आपको यहाँ पे देनी है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले में आपका जो स्थान में पूछा गया था कि वो क्या है, तो वो यहाँ पे बीकर है, तो इसे आप बीकर में नाम दे सकते हैं। उसके बाद जल है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो CaO का H2O के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा निकलती है और ये एक संयोजन अभिक्रिया है। तो आप इसे जानते होंगे कि जब दो उत्पादों के दो अभिकारक मिल के दो या दो से अधिक उपकारक जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर होगा, और जो मैंने नाम दिया है वो यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। 11th नंबर में आपको जो प्रश्न पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि एक घर में 12 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, 75 वाट के 5 बल्ब पंखे लगे हैं, प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। फरवरी 2020 का बिल तैयार कीजिए यदि दर 6 रुपया यदि दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो। 10 लेड बल्ब जो यहाँ पे जो एनर्जी लेंगे वो आप देख पा रहे होंगे 120 वाट, 5 पंखे जो लेंगे वो 375 वाट, मैंने यहाँ पे गुना कर दिया है। और उसके बाद फरवरी 2020 में 29 दिन होते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है टू 2020, एक लीप ईयर है जिसके कारण यहाँ पे 29 दिन होंगे। उसके बाद उपभोक्त ऊर्जा मैंने यहाँ पे निकाल लिया 375 वाट। 375 वाट आपका 10 घंटे के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाला है और उसको 29 से गुना कर दिया है प्रत्येक दिन से। तो यहाँ पे 1,08,750 वाट आवर आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उपभोक्त ऊर्जा पंखे के द्वारा है। उसके बाद बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा मैंने निकाला 120 वाट को 10 घंटे से, जो कि 10 घंटा प्रतिदिन चलाया जा रहा है 29 दिन के लिए, और जो वाट आवर 34,800 वाट आवर यहाँ पे कुल मतलब कि बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा आई। उसके बाद कुल उपभोक्त ऊर्जा को मैंने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है। बल्ब यहाँ पे आप लिख सकते हैं बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा प्लस पंखे द्वारा उपभोक्त ऊर्जा, मैंने इसे जोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने रफ एस्टिमेट के लिए और आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से, और राइटिंग आप देख पा रहे होंगे कि उतनी खास नहीं है तो मैंने जल्दी से बनाया है। आप अपने एंड से इसे अच्छे से उतारें और सभी जगह सही चीज़ों को अच्छे से प्रदर्शित भी करें। जैसे कुल उपभोक्त ऊर्जा को यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल टू पंखे के द्वारा उपभोक्त ऊर्जा प्लस बल्ब के द्वारा उपभोक्त ऊर्जा, उस तरह करके आप व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक रफ में शॉर्टकट में बना दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये यहाँ पे इतना वाट आवर आया है। और आपको पता होगा कि 1000 वाट आवर में आपका 1 किलो वाट आवर होता है, यही यूनिट होता है। एक यूनिट इसी को कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद यहाँ पे खर्च जो निकाला है मैंने, यहाँ पे जब वाट आवर को 6 से गुना कर दिया एक यूनिट का, जितने भी यूनिट आई है उसको मैंने 6 से गुना कर दिया है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 861 रुपये और 30 पैसे आपके यहाँ पे खर्च यहाँ पे होंगे। आप एक बार अपने एंड से जितना आंसर आता है वो आप कमेंट करें आंसर में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्षार क्या है, क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्या क्षारकीय क्यों होते हैं ये आपको बतानी है। तो इसे आपको खोजनी होंगी कि विलयन में क्षारकीय विलयन अगर H+ आयन देते तो क्यों देते, ये आप अपने एंड से करें और इसे नोट कर लें। अब यहाँ पे उसका अथवा में प्रश्न था कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। साधारण नमक का होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसा कि आपको मालूम होगा। और बुझा हुआ चूना आपका जो बी में जो प्रश्न है उसका होता है CaOH2, जैसा कि अभी मैंने 10वां प्रश्न आपको बताया था चित्र वाला अभिक्रिया में। तो CaOH2 सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। तो ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। 13 नंबर में आप देख पा रहे होंगे आपको पूछा हुआ है विद्युत चुंबक क्या है एवं परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। तो इन सभी को आप अपने एंड से अब करें तैयारी, ठीक है, और इनकी आप नोट्स जरूर बना लें। हर साल ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग पिछले 3 साल के आप जरूर कर ले, तो ये आप यहाँ पे इनका लिख लें। इनका अथवा में प्रश्न था फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखिए और 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। 14th में आप देख पा रहे हैं वो पूछा गया है कि समजातीय श्रेणियां क्या है, उदाहरण के साथ समझाना था, और ये 3 नंबर का प्रश्न था। चलिए हम इसका सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका जो NCERT में दिया हुआ है मैं उसको पहले दिखा देता हूँ। समजातीय श्रेणियां कही जाती हैं जो एक ही श्रेणी में होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CH4 C2H6, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी एल्केन है। सभी एल्केन को एक समजातीय श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ पे एक बार समजातीय श्रेणी की आप परिभाषा लिख लें। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब कि आपको जो इकाई का अंतर आएगा उस एनोलॉगस में, मतलब कि सभी सेम आते जाएंगे
होमोलोगस में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी का अंतर CH2 है, और उसका अगले में आप देख पा रहे होंगे C2H6, मतलब कि, और यहाँ पे भी अंतर CH2 का ही है, जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे होंगे। तो ये सभी समजातीय श्रेणियां हैं। इसी प्रकार आप आगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि CnH2n भी एक अपना एक एल्केनो अल्काइनो, सभी का अपना अपना एक समजातीय श्रेणी होता है, और सभी का अंतर वहाँ पे होमोलोगस सीरीज में सेम होती है। तो इसी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणियां। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने होमोलोगस सीरीज का एक और फोटो बना दिया है एल्केन का। देखिए ये पे होमोलोगस सीरीज है, मतलब होमोलोगस सीरीज मतलब कि आपको हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणियां। तो आप देखिए सभी का फॉर्मूला एक ही है, सभी का अंतर भी आपको CH, मतलब कि जितना अंतर सब मिलेगा CH2 ही आपको सबका अंतर मिलने वाला है एक होमोलोगस सीरीज में। तो इसी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणियां। सभी की अपनी अपनी अलग अलग श्रेणियां हैं, एल्केन्स के अलग हैं, एल्कीन्स के अलग हैं, अल्कोहल्स के अलग हैं। तो आप ये अपने एंड से देख लें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है श्रेणी क्रम से संयोजन किसे कहते हैं। तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में संयोजन करना है, और इनका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है R R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू प्लस R3। ये आपको अधिकतम 70 शब्दों में उत्तर देना था, ये आपको प्रूव भी करना था कि ऐसा होता है। तो चलिए हम श्रेणी क्रम में पहले फोटो दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो प्रतिरोधक है, ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीरीज में एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़कर यहाँ पे सभी प्रतिरोधक को जोड़ दिया गया। तो ये एक सीरीज में जोड़ा हुआ है, मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे एक चीज, मेन चीज आपको ये जो यहाँ पे याद रखनी है इसको बनाने के लिए, कि विभवांतर जो होना होता है भी, वो एक सिरे से दूसरे सिरे की और जो कि बीच में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक प्रतिरोधक का जो विभवांतर है वो V1 V2 और V3 है, और वो V के इक्वल होगा, जो भी यहाँ पे पूरे दोनों सिरों के बीच के कुल विभवांतर का देख आ रहे होंगे कि विभवांतरों के योग के बराबर है। यहाँ पे से ये आपको लिखने आना चाहिए, और V इक्वल टू आई आर होता है, जैसे कि आपको फॉर्मूला से मालूम होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका सभी का अलग अलग से सभी तीनों प्रतिरोधक का पृथक पृथक ओम का नियम से हम लिखेंगे। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, और इनको फिर समीकरण 1211 में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों को हम जोड़ देंगे। ये आपका पूरे मेन लूप में जो आपका जो मतलब कि निकलेगा भी, वो विभवांतर है, और आपका जो ये तीनों का अलग अलग विभवांतर वो तीनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे ये यही है जो, ऐसा कि अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहा हो तो मैं बता दूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको निकला I यहाँ पे कैंसिल हो गया, सभी दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और आपका सीरीज में जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक है, वो आपको R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 यहाँ पे आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आप अपने प्रैक्टिस कर लें। आप समांतर वाला जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और समांतर में दोनों का प्रैक्टिस कर ले, दोनों में से कोई एक आता ही आता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा एमजीओ का निर्माण दिखाना है, और उसके बी में प्रश्न था रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए जो यौगिक एक्स तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है, यौगिक एक्स को पहचानना, विक्रिया देना है। उसके अथवा में प्रश्न था कि समावेयता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावेयनों को नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। देख पा रहे होंगे एमजी को हमने कैसे किया है। एमजी आपको पता होगा कि यहाँ पे आउटर मोस्ट इसके जो होते हैं कक्षा में, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दो हैं। दो इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। तो इनको हम दोनों को अगर निकाल देते हैं तो ये धनायन निकल हो जाता है। Mg जो है मैग्नीशियम, वो धनायन हो जाता है, और दो से धनायन हो जाता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के बाहर में भी दो इसके होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब अगर निकलते हैं तो ये आपको, सॉरी मैंने गलती थोड़ा बोल दिया, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन घटते हैं, इन्हें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इनके सबसे बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए। तो जो बाहरी कक्षा है वो 8 की जरूरत होती है। तो 8 को भरने के लिए यहाँ पे इनको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दो इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, तो अगर ये इसे दो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो ऋणायन बन जाते हैं दो से। उसके बाद देख पा रहे होंगे कि Mg के मैंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया है, जो कि जो दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इनके बाह्य कक्षा में, और इनको संतुलित होने के लिए 8 ही मतलब बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए। तो दो इनके हैं जो दोनों को वो निकाल देंगे, और ऑक्सीजन जो है वो दोनों को ग्रहण कर लेंगे। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे Mg में दो धनायन का आ जाएगा चिन्ह, और O के ऊपर दो ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा, और इसके बाद MgO का आपका बन गया। तो आपको ये बनानी आनी चाहिए फॉर्मेशन।
ठीक है। ये आपके एक और इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने आपको डाल दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये आपका एनसीईआरटी से मैंने बना दिया है। एमजी का आप देख पा रहे होंगे कि 2 धनायन को प्राप्त किया उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को देकर, और कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेंगे तो कैल्शियम 2 के 2 अणु को, कैल्शियम के 2 अणु एमजी के 1 अणु से अपने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, और ये दोनों फिर ऐसा बनाएंगे। तो ये आपको आते हैं प्रश्न, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने ये अलग से डाल दिया। अथवा में जो प्रश्न था समवेतता, आप देख पा रहे हैं समवेतता किसे कहते हैं। पेंटेन के समवयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखने थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि समवेतता आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, अर्थात संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं। इस घटनाक्रम को समावयवता कहते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपकी संरचना अलग हो जाएगी और उनके गुणधर्म भी अलग अलग हो जाते हैं। तो उन पेंटेन के यहाँ पे C5H12 के यहाँ पे समावयव दिखा दिए गए हैं, आप देख लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये आते हैं, पेंटेन के आ सकते हैं, हेक्सेन के आ सकते हैं, ब्यूटेन के आ सकते हैं। तो यहाँ पे पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन का फिगर दिया हुआ है, आगे हम आपको दिखा सकते हैं। ये आइसोपेंटेन है, यहाँ पे एक कार्बन का आपको नीचे कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये कार्बन का अणु नीचे आ गया है, बाकी 4 एक रो में है। तो आपको देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन यहाँ पे संरचना में विभिन्नता आती जा रही है, तो इसे आइसोपेंटेन कहते हैं। अब नियम में होगा कि दोनों साइड ऊपर नीचे एक एक नीचे चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका है न्यू पेंटेन में एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया है, और एक रो में 3 है। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में अगर कार्बन की संख्या की गिनती करेंगे और हाइड्रोजन की तो सेम ही है, लेकिन इनमें संरचनात्मक विभिन्नता आती जा रही है, तो इसे ही हम समाविता कहते हैं। और इसके अलावा और तीनों के अलावा आप अलग संरचना नहीं बना सकते हैं, इसलिए 3 जो बनेंगे यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। उसी तरह से ब्यूटेन, हेक्सेन सभी का प्रैक्टिस कर लें। चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखिए कि जीव विज्ञान पे हम बायोलॉजी पे आ गए हैं, और यहाँ पे बायोलॉजी में मैं आपको कह दूं कि आप अपने एंड से प्रैक्टिस करें, और मैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न करूंगा आपको इसे कमेंट बॉक्स में जाके इसको आपको कमेंट करनी है, तभी मैं जानूंगा कि आप सिंसियर बच्चे हो और आप प्रैक्टिस और अच्छे से तैयारी कर रहे हो। 17 का फर्स्ट में प्रश्न है कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं, तो ये आपको बतानी है, कमेंट करनी है। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, मतलब उस हार्मोन को बताना है जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, ये आपको कमेंट करनी है। एक ऐसा जंतु को लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है, मतलब निषेचन शरीर के अंदर नहीं होता है बल्कि शरीर के बाहर होता है, ये आपको कमेंट करनी है। XY गुणधर्म वाला नवजात शिशु नर है अथवा मादा, ये भी आपको कमेंट करनी है। ये नर होता है XY, आपको जैसा पता होगा। एक्स आपका जो होता है वो मादा होती है, लेकिन XY गुणसूत्र वाला आपका नर होता है, तो ये भी आपको कमेंट करनी है। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, ये भी आपको कमेंट करनी है। 18 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कौन से कारक किसी समष्टि मतलब कि जो पॉपुलेशन होता है उसके आकार का निर्धारण करती है, मतलब जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कौन से कारक इसको निर्धारित करते हैं, आपको 2 नंबर में प्रश्न आए थे। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि 19th में प्रश्न था कि बायोगैस संयंत्र से पर्यावरण को क्या लाभ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस प्लांट टू एनवायरनमेंट, और ये मैक्सिमम 40 वर्ड्स में आपको आंसर करनी थी। तो ये भी आपको इन सभी प्रश्नों का देख सकते होंगे किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। 20 में आपको आहार श्रृंखला में पाए जाने विभिन्न पोषित स्तरों के नाम लिखने थे कि स्वपोषी कौन है, कौन विषम पोषी, इन तरह से आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषित स्तरों को आपको यहाँ पे नाम लिखना था। और इसके बाद जो 21 में प्रश्न था वो था जल संरक्षण की किन्हीं 2 पारंपरिक विधियों को लिखिए, अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देना था। उसका अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 22 में पूछा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। 3 नंबर का प्रश्न था व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका अगला में आप देख पा रहे होंगे पूछा हुआ है प्रतिवृत्ति क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, और ये 50 वर्ड्स में आपको आंसर करने थे मैक्सिमम। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 24 में आपको प्रश्न था प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, मस्तिष्क किस तरह से ऑपरेशन में आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप किस तरह से ऑपरेट करता है मस्तिष्क और किस तरह से प्रतिवृत्ति क्रिया होती है, इन सभी चीज़ों को आपको बतानी है और अपने डायरी में नोट्स बनाते जानी है। इन तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं।
अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि चित्र पर आधारित ये कौन सा प्रक्रम को दिखाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैविक विभिन्नता यहाँ पे आ गई है, सभी में समान गुण है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके पीछे पूंछ आ गई है। इस तरह का आपने पढ़ा होगा जैव प्रक्रम चैप्टर में, तो इसको आपको यहाँ पे लिखनी है और आपको कमेंट करनी है नीचे जाके, समझे। इस चित्र में दर्शाए गए घटनाक्रम को समझाना है, तो इस तरह के प्रश्न आपको करने हैं। अथवा में आया हुआ था जीन प्रभाव और जीन पूल को समझाना है, तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए थे 2020 में। तो इस सभी प्रश्नों को आपको अपने एंड से करनी है, अपने तरीके से करनी है और उनको गो थ्रू करनी है एग्जाम से पहले जाकर। प्रतिकृत ये आपको प्रश्न कर दिया है। 26 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यार, हर साल आता है, कभी अमीबा का आता है, कभी पाचन तंत्र का आता है, कभी श्वसन तंत्र का आता है, कभी परिसंचरण तंत्र का आता है, तो सबको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अथवा में प्रश्न था अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। तो चलिए हम इन सभी का आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मानव का पाचन तंत्र है, तो इस तरह से चित्र बनाना है और सभी की क्रियाएं आपको लिख लेनी है। तो ये आपको पाचन तंत्र हो गया मानव का। उसी तरह से प्रश्न पिछला साल आया था अमीबा का, तो चलिए मैं अमीबा का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अमीबा का ये होता है और इसका भी विभिन्न कैसे से ये भोजन करता है, कैसे ये पाचन करता है, किस तरह की रसधानी होती है, किस तरह का केंद्रक होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। कण को ये कैसे ग्रहण करते हैं, तो इसकी भी जीवन प्रणाली के बारे में आपको लिखना आता है। उसके बाद देखिए ये परिसंचरण तंत्र का है, मानव हृदय का है, तो इसे भी आप एक बार देख लें और इसको गो थ्रू कर लें, इनके कार्य को आप पढ़ लें एक बार। ये देखिए आपको मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इस पर भी आधारित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे रख दिया है ताकि आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लें। आपको ये व्याख्या अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाएंगी और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय समय पर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है और तेज़ी से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका अक्टूबर नवंबर में ही सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करनी है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चाहे जो हो जाए। और दो चैनल हैं, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ वीडियोज आपके नव आभा में डाले हुए हैं, मैथ्स के वहाँ पे क्रैश कोर्स चालू थे, 4 वीडियोज मैंने डाला है और वहाँ पे मैंने बता दिया कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जहाँ भी जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उन लेक्चर्स को पूरा कर लें और उन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें, उन्हें बताएं किस तरह से यहाँ पे व्याख्या विधि द्वारा सभी के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।